दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के जीके सीरीज में। इसके अंतर्गत हम लोग अभी वैदिक सभ्यता देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। वैदिक सभ्यता का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। आज हम लोग वैदिक सभ्यता का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग अभी देख रहे हैं ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था। हम लोग इसके बहुत सारे पॉइंट देख लिए थे। आर्यों का आगमन, आर्यों की संस्कृति, ये सारी चीज़ देख लिए थे। उनका धार्मिक जीवन, ये सारी चीज़ देख चुके थे। आज हम लोग इनका चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक संगठन के बारे में। इनका राजनीतिक संगठन कैसा था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक ढांचा यह आरोही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में। पहले कुल है, कुल से बड़ा ग्राम होता था, ग्राम से बड़ा विश्व होता था, विश्व से बड़ा जन, और जन से बड़ा होता था राष्ट्र। ये दिया हुआ है। यहाँ पे इकाई जो है जन, उसके सेनापति मतलब उसके जो मुख्य होते थे, मुख्य अधिकारी, उसको जनपति या राजा कहा जाता था। जन जो इकाई है, इसके मुख्य अधिकारी को जनपति या राजा कहा जाता था। ये कई विश्वों का समूह, जन से छोटा होता था विश्व, बहुत सारे विश्व मिलकर जन बनाते थे। कई विश्वों का समूह होता था ये जन। उसके बाद देखते हैं विश्व। विश्व के अधिकारी को बोला जाता था विश्वपति, और ये कितने बहुत सारे ग्रामों का समूह होता है। विश्व से छोटा क्या होता था? ग्राम। तो बहुत सारे ग्रामों का समूह को बोला जाता था विश्व, और उसके अधिकारी को बोला जाता था विश्वपति। उससे छोटा जो होता था वो ग्राम होता था, जिसके मुख्य अधिकारी होते थे वो होते थे ग्रामीणी। ग्रामणी ये क्या था? परिवारों का, बहुत सारे परिवारों का समूह मिलकर बनता था ग्राम। उसके बाद आता है कुलक या कुल या परिवार जिसको बोलते हैं, जिसमें एक ही रक्त के लोगों का समूह था। यह ऋग्वैदिक काल में उन लोग का राजनीतिक संगठन था। सबसे बड़ा था, ऐसे राष्ट्र था। राष्ट्र के बाद था जन, तो जन के राजा को हम लोग बोलते थे जनपति या राजा। विश्व के राजा को विश्वपति बोला जाता था, और ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको ग्रामणी बोला जाता था, और कुल का जो मुख्य होता था उसको कुलप कहा जाता था। वृहत्तम इकाई जन, जबकि लघुत्तम इकाई कुल या परिवार थी। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था, जिसे जन भी कहा जाता था। ये कबीले के रूप में संगठित था ऋग्वैदिक काल में। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? जन कहा जाता था। जन का प्रधान कबीले का मुखिया या प्रधान करता था, जिसे राजन अर्थात राजा कहते थे। अभी हम लोग देखे थे जन का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। अब कबीले का संगठन था, ये कबीले को ही हम लोग जन भी कहते थे। उत्तर वैदिक काल तक राजा वंशानुगत हो जाता। वंशानुगत कहने का मतलब है एक ही पीढ़ी के लोग राजा बनने लगे थे उत्तर वैदिक काल आते आते, या फिर उत्तर वैदिक काल में। राजा कबीलों से सलाह लेता था। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी नामक प्रमुख अधिकारी होते थे। राजा क्या करता था? कबीलों से सलाह लेता था, और इसकी सहायता के लिए पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, ग्रामणी होते थे, ग्राम के अध्यक्ष, ये मुख्य अधिकारी होते थे। ऋग्वेद में सभा और समिति, सभा, समिति, विदत और गण जैसी कई कबीलाई आधारित जन समूहों का उल्लेख है। क्या था? सभा, समिति, विदत और गण, ये क्या थे? जन समूह थे। ये उल्लेख है, जो विचार विमर्श और सामरिक और धार्मिक आयोजन भी करते थे। ये क्या करते थे? ये राजा को सलाह भी देते थे। कोई भी निर्णय में विचार विमर्श होता था इनका, धार्मिक आयोजन करते थे। ये सब सभा, समिति, विदत, ये सब। राजा का मुख्य कर्तव्य मवेशियों की रक्षा करना, कबीले की रक्षा के लिए युद्ध करना। राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है? कि मवेशियों की रक्षा करना है, कबीले की रक्षा के लिए युद्ध करना, और धन धान्य के लिए कबीले की ओर से प्रार्थना करना था। धन दान के लिए कबीले की ओर से प्रार्थना करना, ये काम क्या था? कि राजा का। इसके बदले प्रजा जो थी वो राजा को स्वैच्छिक कर के रूप में बलि देती थी। बलि कर का नाम था। उसमें ऋग्वैदिक काल में जो कर था उसका नाम था बलि। ये बलि देती थी, मतलब कर देती थी प्रजा राजा को। और राजा का काम क्या था? मवेशियों से की रक्षा करना और कबीलों की रक्षा के लिए युद्ध करना, धन वगैरह एकत्रित करना। उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया था ये कर देना। जो स्वैच्छिक कर है ना, ये स्वैच्छिक कर दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में अपने मन के अनुसार, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये अनिवार्य हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा करने का कहा गया है। 10वें मंडल में ये उल्लेख है, राजा से राष्ट्र की रक्षा करने का कहा गया। वैदिक काल में राजा का चुनाव करने की वजह से अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? राजा का चुनाव में मुख्य भूमिका निभाते थे कौन? सभा और समिति। इसलिए सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की क्या कहा गया? 2 पुत्रियां। 2 पुत्रियां। सभा क्या होती थी? सभा की उत्पत्ति ऋग्वेद के काल में, ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई, मतलब बाद में हुआ, ऋग्वेद के बहुत बाद में। ऋग्वेद में 8 बार सभा की चर्चा की गई थी। ये क्या थी? यह बुद्ध मतलब श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। यह समिति की अपेक्षा छोटी थी। सभा और समिति हम देख रहे हैं ये क्या होते थे? राजा को चुनाव करने में भी मदद करते थे। तो सभा में जो होते थे वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, लेकिन ये समिति से छोटी हुआ करती थी। सभा में पुरुष सदस्य के लिए सभे तथा स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द प्रयुक्त हुआ है। पुरुष सदस्य के लिए सभे और स्त्री के लिए सभावती शब्द प्रयुक्त हुआ है।
इसका अध्यक्ष होता था सभापति, सभा का जो मुख्य अध्यक्ष होता था सभापति होता था, और सभा का प्रमुख कार्य क्या था, न्याय प्रदान करना था। ये न्याय प्रदान करती थी। समिति क्या थी, ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार, सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, सभा का उल्लेख हुआ है 8 बार, और समिति का उल्लेख हुआ है 9 बार। यह एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी, केंद्रीय आम जनप्रतिनिधि सभा थी, लेकिन यह सभा में क्या थी, तो ये श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की थी। और समिति क्या थी, तो आम जनप्रतिनिधि एक सभा थी। इस समिति के अध्यक्ष को कोपति या ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोपति या ईशान। समिति में राजकीय विषयों पर चर्चा होती थी तथा आपसी सहमति से निर्णय होता था। राजकीय विषयों पर चर्चा होती थी और आपसी सहमति से निर्णय लिया जाता था। समिति का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना। इसका मुख्य कार्य क्या था, राजा का निर्वाचन करना। इसमें सभा और समिति दोनों शामिल थे। सभा और समिति मिल के क्या करते थे, तो राजा का निर्वाचन करते थे और उस पर नियंत्रण रखना, ये मुख्य कार्य था। विदथ भी एक संस्था थी। यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था, विदथ को। ऋग्वेद में विदथ शब्द का उल्लेख 122 बार, विदथ शब्द का उल्लेख, सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार, विदथ शब्द का उल्लेख 122 बार। रॉथ के अनुसार विदथ संस्था सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंध थी। इसका सैनिक कार्य, असैनिक कार्य और धार्मिक कार्य था विदथ का। ऋग्वैदिक काल की सभा और विदथ में स्त्रियां भी भाग लेती थी। सभा में भी स्त्रियां भाग लेती थी, जिसे सभावती हम लोग कहते थे, और पुरुष को सभ्य कहते थे। सभा और विदथ में स्त्रियां भी भाग लेती थी। इस प्रकार सभा, समिति और विदथ वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। यह सभा, समिति और विदथ 3 संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में यह संस्था क्या हो गई, लुप्त हो गई। अभी हम लोग ऋग्वैदिक काल देख रहे हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते यह संस्था खत्म हो जाती है। प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था, पुरोहित। प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुरोहित था। ऋग्वैदिक काल में जिन 2 पुरोहितों का प्रमुख भूमिका निभाई वे थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र कहते थे उदारवादी। 2 मुख्य पुरोहित थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, जिसमें वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी थे। विश्वामित्र ने आर्यों की समृद्धि के लिए गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसके समृद्धि के लिए, आर्यों की समृद्धि। पुरोहित के पश्चात सेनानी या सेना का प्रमुख पद होता था। मुख्य पद पुरोहित का था। यहाँ प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंग पुरोहित था। उसके बाद पुरोहित के पश्चात सेनानी या सेना का प्रमुख पद होता था, जो भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि जैसे शस्त्र चलाना जानता था। ये उसको सैनिक कहा जाता था। मतलब ये सेनानी और सेना जो था, ये भाला, कुल्हाड़ी, तलवार ये सब शस्त्र चलाना जानता था। राजा किसी अस्थायी सैन्य बल का निर्माण नहीं करते थे। युद्ध के समय विभिन्न कबीलाई समूहों द्वारा सेना संगठित होती थी। मतलब ये अस्थायी सेना नहीं रखे हुए थे। युद्ध के समय जब युद्ध होता था तो जितने भी कबीले थे वहाँ पे उनके समूहों द्वारा सेना का संगठन होता था, जिन्हें व्रत, गण, ग्राम, सरधा कहा जाता था। ये नाम दिया गया था जो सेना का संगठन किया जाता था युद्ध के समय। ऋग्वेद में युद्ध प्रायः धनुष बाणों से होता था। कैसे होता था युद्ध, धनुष बाणों से होता था। ऋग्वेद में पूर्वपथरिष्णु का उल्लेख हुआ है, जो प्रायः दुर्गों को गिराने के लिए एक यंत्र था। पूर्वपथरिष्णु जो है ऋग्वेद में जिसका उल्लेख हुआ क्या है, दुर्ग को गिराने का एक यंत्र था। बड़े पैमाने में पर भूमि या कृषि योग्य भूमि के प्रधान को व्रजपति कहा जाता था। जिस पर बहुत ज़्यादा जमीन होता था कृषि योग्य भूमि, उसको हम लोग क्या कहते थे, व्रजपति। परिवारों के प्रधान को कुलप, छोटे कबीलाई समुदायों को ग्राम कहा जाता था तथा ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था। ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। स्पष्ट क्या थी, जनता की गतिविधियों को देखने वाली एक गुप्तचर संस्था थी। यह स्पष्ट क्या थी, तो गुप्तचर संस्था थी, जनता की गतिविधियों को देख रेख करती थी। दूत समय समय पर संधि विग्रह प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। कोई लड़ाई वगैरह हो गया, उसे खत्म करने के लिए जो संधि वगैरह होता है, ये दूत का काम था कि संधि विग्रह प्रस्ताव को लेकर राजा के पास जाता था। ये हम लोग अभी देख रहे थे हम लोग का राजनीतिक जीवन। अब हम लोग देख रहे हैं कबीला या परिवार कैसा होता था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, और ये क्या थी, पितृशतात्मक। हड़प्पा सभ्यता में क्या हम लोग पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता में पढ़े कि ये मात्र शतात्मक हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता में मात्र शतात्मक थी, लेकिन ये ऋग्वैदिक काल में पितृशतात्मक परिवार था। ऋग्वेद में परिवार कुल शब्द का उल्लेख नाम मात्र का उल्लेख नहीं था। आरंभिक वैदिक काल में परिवार को गृह शब्द से बार बार उल्लेखित किया गया है। परिवार कुल शब्द का नाम मात्र का उल्लेख है कहीं कहीं। आरंभिक वैदिक काल में परिवार को गृह शब्द से बार बार उल्लेखित किया गया है। कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र जैसे कई ग्राम मिलकर कबीले का निर्माण करते थे, जिससे जन कहा जाता था। ये ऊपर हम लोग देख लिए। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की मूल आस्था अपनी जनजाति या कबीले के प्रति होती थी। कुल या गोत्र से व्यक्ति की पहचान होती थी और मूल आस्था किससे थी, जनजाति या कबीले के प्रति होती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद या क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। जन शब्द का प्रयोग क्या हुआ है, 275 बार, लेकिन जनपद या क्षेत्र का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है।
लोग जनजाति से जुड़े थे क्योंकि अभी तक न तो जमीन पर नियंत्रण था और न ही साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये क्या है, जनजाति से जुड़े थे, अभी तक न तो जमीन पर नियंत्रण था और साम्राज्य की भी अभी तक स्थापना नहीं हुई थी। ऋग्वेद में कबीले के लिए प्रयुक्त एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द विष है, जिसका उल्लेख वेद में 170 बार हुआ है। कबीले के लिए एक और प्रयुक्त शब्द है क्या, विष। बहुत सारा विष मिलकर बनता था जन। विष का प्रयोग कितना, 170 बार। बहुसंख्यक वैश्य वर्ग का उदय विष या जनजातीय लोगों से हुआ। वैश्य वर्ग का जो उदय है वो किससे हुआ, विष या जनजातीय लोगों से हुआ है। परिवार कैसे होते थे, तो परिवार संयुक्त होते थे। परिवार का मुखिया पिता होता था क्योंकि पितृ सत्तात्मक था। कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। परिवार में पिता, माता, गुरु, बड़े और अतिथि का सत्कार करना 5 धार्मिक कर्तव्य माने जाते थे। बहुत अच्छा, जिसे पंच महायज्ञ कहा जाता था। ये पंच महायज्ञ क्या होता था, माता, पिता, गुरु, बड़े और अतिथि का सत्कार करना, ये 5 धार्मिक कर्तव्य थे। माता का सम्मान करना, पिता का, गुरु का, बड़ों का और अतिथि का, जिसे पंच महायज्ञ कहा जाता था। पिता को पुत्र को दान अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त है। पिता को क्या था, पुत्र को दान के रूप में भी दूसरे को दे सकता है और बेचने का भी अधिकार था। परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि पिता पुत्र का संबंध कट्टरवादी था। ऐसा नहीं है कि संबंध कट्टरवादी था, लेकिन यह था कि पिता पुत्र को किसी को दान भी कर सकता हो और बेच भी सकता है, यह अधिकार था। लोगों ने युद्ध लड़ने के लिए वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बच्चों और मनुष्यों की वृद्धि की इच्छा बार बार उल्लेख मिलता है। बच्चों और मनुष्यों की वृद्धि की इच्छा का बार बार उल्लेख मिलता है, परंतु पुत्रियों के लिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। ये पितृशतात्मक था। बच्चों, पुत्रों और मनुष्यों के लिए वृद्धि की इच्छा के लिए उल्लेख मिलता है, लेकिन पुत्रियों के लिए ऐसा नहीं था। महिलाएं अपने पति के साथ सभाओं में भाग लेती थी और बलि चढ़ाती थी। क्या है, महिलाएं अपने पति के साथ सभाओं में भाग लेती थी और बलि चढ़ाती थी, मतलब बलि प्रथा था यहाँ पे। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है। नियोग प्रथा और विधवा पुनर्विवाह ये भी ऋग्वेद में मौजूद था, परंतु बाल विवाह के कोई उदाहरण नहीं मिलते। नियोग प्रथा और विधवा पुनर्नियोग मतलब एक तरह छोड़ देना होता है, ये प्रथा थी तलाक वाला। और विधवा पुनर्विवाह का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में विवाह योग्य आयु 16 से 17 वर्ष बताई गई है। 16 से 17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सामाजिक या वर्ण व्यवस्था कैसा था इसको। ये माना जाता था ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से, ये इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। ब्राह्मण 4 ग्रुप में बटे हुए थे ये वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को माना जाता था मुख से इनका जन्म हुआ ब्रह्मा के, क्षत्रियों को भुजा से, ब्रह्मा के भुजा से, और वैश्य को जांघों से, और शूद्र को क्या माना जाता था, पैरों से जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, जो उत्तर वैदिक काल में जन्म हो गया। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, कर्म। कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जन्म के आधार पर हो गई। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया है और ऐसा लगता है कि इंडो आर्यन भाषी श्वेत वर्ण के थे, जबकि मूल निवासी श्याम वर्ण के थे। रंग के लिए, वर्ण का मतलब रंग के लिए प्रयोग किया गया। इंडो आर्यन जो थे श्वेत थे, गोरे थे, जबकि मूल निवासी क्या थे, श्याम थे, सांवले। ऋग्वेद में आर्य वर्ण, दास वर्ण का उल्लेख है। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। गौर मतलब गोरे वर्ण और दासों को कृष्ण मतलब काले वर्ण ये कहा जाता था। आर्य, ऋग्वेद में 2 वर्ण हैं, आर्य वर्ण और दास वर्ण। तो आर्य वर्ण हो गए गौर वर्ण और दास वर्ण हो गए कृष्ण वर्ण। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में मिलता है। वर्ण शब्द का 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है, जबकि जाति शब्द का महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति से मिलता है। आर्यों द्वारा दास और दस्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है, जिससे जनजाति में सामाजिक असमानताएं पनपी। दास और दस्यु पर विजय प्राप्त कर गुलाम जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था, इसलिए सामाजिक असमानताएं हो गई। जनजातीय प्रमुखों और पुजारियों ने लूट का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया और स्वाभाविक रूप से अपने रिश्तेदारों की तुलना में अधिक धनी हो गए। जनजातीय और पुजारी क्या किए, लूट का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया और स्वाभाविक रूप से अपने रिश्तेदारों की तुलना में अधिक धनी हो गए। धीरे धीरे कबीलियाई समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया। कौन कौन वर्ग हो गया, पहला हो गया योद्धा वर्ग, दूसरा पुरोहित वर्ग और तीसरा आम जनता। शूद्र वर्ग ऋग्वैदिक काल के अंत में उत्तर वैदिक काल में सामने आया। शूद्र वर्ग जो है वो ऋग्वैदिक काल के अंत में जब उत्तर वैदिक काल आया उसमें सामने आए। 3 वर्ग बन गए थे मुख्यतः, योद्धा, पुरोहित वर्ग, आम जनता। ऋग्वैदिक काल में योद्धा मतलब क्षत्रिय हो गए, पुरोहित वर्ग हो गए वही ब्राह्मण, आम जनता हो गए। ऋग्वैदिक काल में जाति या समाज 3 वर्गों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर हुआ निर्धारण वर्गों का। ऋग्वैदिक काल में व्यवसायों पर आधारित भेदभाव शुरू हो गया।
दासों का इस्तेमाल कृषि या अन्य उत्पादक गतिविधियों में सीधे नहीं किया जाता था। ऋग्वेद में एक ऐसे परिवार का उल्लेख है जिसमें एक सदस्य कहता है, मैं एक कवि हूँ, पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाने वाली है। विभिन्न तरीकों से जीवन यापन कर हम एक साथ रहते हैं। एक ऐसा परिवार का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज का निर्धारण हुआ था वो कर्म के आधार पर हो गया था और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर। तो इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, एक ऐसा परिवार का उल्लेख है जो एक सदस्य क्या कहता है कि मैं कवि हूँ, पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाने वाली है। विभिन्न तरीकों से जीवन यापन कर हम एक साथ रहते हैं। ये एक एग्जाम्पल मिलता है कि सारे कर्म करते थे लोग, मतलब कर्म के आधार पर जो बांटा गया था उसके आधार पर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कवि भी था, पिता वैद्य भी थे और माता चक्की भी चलाती थी। ऋग्वैदिक देवता 1400 ईसा पूर्व योगो जो कोई अभिलेखों में मितनी शासकों द्वारा वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्व के आह्वान का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी यहीं तक टॉपिक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का अपडेट मिस ना हो और ये आपको आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको ज़रूर से मदद करेगी। थैंक यू।